ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा समर्पण पर्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ अजय बैनर्जी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। राष्ट्र रक्षा और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक महान राष्ट्रीय प्रतीक रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व भारत सरकार ने मनाया। कल यानी 19 नवंबर को लक्ष्मीबाई की जयंती थी और इसी दिन प्रधानमंत्री ने झांसी से कई घोषणाएं की। अजय जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री का ये कहना कि हम अपने बलबूते कोई भी जंग, कोई भी युद्ध जीतने के लिए तैयार हैं, क्या ये बताता है कि भारत आने वाले समय में रक्षा क्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहा है? प्रधानमंत्री साहब ने जो कल झांसी में राष्ट्रीय रक्षा पर्व उसमें जब उन्होंने शिरकत ली तो उन्होंने एक बहुत अहम बात कही कि हम पहले इम्पोर्टर थे हथियारों के, अब हमने ऐसी पॉलिसी चेंज करी है कि अब हम मेक इन इंडिया और दुनिया के लिए हथियार बना के उनको एक्सपोर्ट करने की क्षमता। इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान अब एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जो वेपन इंपोर्ट करने की जो अपनी परसेंटेज है कम कर रहा है और खुद बनाने में क्षमता रखता है। टैंक मान लीजिए, हवाई जहाज मान लीजिए, जंगी बेड़े मान लीजिए, युद्धपोत मान लीजिए, वो सब अब भारत में बनने शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री साहब ने एक और चीज बहुत अच्छी, उन्होंने एक तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसे एलसीएच का नाम दिया जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारे रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, उसने बनाया है, उसको उन्होंने हवाले किया एयरफोर्स के और उड़ाने की परमिशन दे, वो रक्षा मंत्रालय उसकी जो है ऑर्डर दे चुका है। प्रधानमंत्री साहब ने एक औपचारिकता पूरी करी कल और उनके साथ के साथ बड़ी अहम चीज करी। एक, जब हमारे युद्धपोत चलते हैं समुद्र में तो उनको एक आसपास जानकारी लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर चाहिए होता है। अभी तक वो इम्पोर्ट किया जाता है। पहली बार यह है कि डीआरडीओ ने उसको डिजाइन किया है और रक्षा मंत्रालय की कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उन्होंने उसको बनाया है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कहते हैं। वो अब भारत के नेवी के जितने भी युद्धपोत हैं उन पे वो लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट सुनने में बड़ी छोटी सी चीज लगती है, मगर ये वॉरफेयर सूट अब जितने भी युद्धपोत हैं उनके आसपास 50-70 किलोमीटर में कोई जंगी बेड़ा किसी दुश्मन का, कोई और चीज, पनडुब्बी, कोई और चीज है, उसको पकड़ने के लिए या उस पर नजर रखने के काम आता है। तो ये 2 चीजें कल बड़ी अहम थी। जहां तक की बात है कि हमारी जो नीतियां बदल रही हैं, वो मोदी साहब जब से आए हैं कई सारी पॉलिसियां बदली हैं और वो बहुत अच्छी पॉलिसियां बदली हैं। सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि मेक इन इंडिया पे जोर है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से हम आगे ही जाएंगे। स्टार्टअप की भी बात की और स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन, यूएवी और डीआरडीओ के डिजाइन किए गए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा नौसेना के जहाजों के लिए बने उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर सूट को भी नौसेना अध्यक्ष को सौंपा गया। इससे भारत की नौसैनिक जो शक्ति है इसमें कितना इजाफा देखते हैं आप? नौसेना जो शक्ति है वो मानने वाली बात यह है कि आगे जाके हमारी नौसेना की शक्ति बहुत अहम हो जाएगी। देखिए, चीन दस्तक दे रहा है हिंद महासागर के अंदर, हमारी नौसेना के पास इस समय करीब 140 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं और उसके अलावा बहुत अहम जो है उनके पास जहाज हैं जिसे कहते हैं बोइंग P-8I, ये निगरानी रखने के काम आते हैं। नए किस्म के ड्रोन, प्रेडेटर ड्रोन हम ले रहे हैं और प्रेडेटर ड्रोन में अटैक करने की क्षमता भी है। ये सब नेवी के पास होगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट बड़ी अहम चीज होती है युद्धपोत के ऊपर लगी हुई। अब वो पहले हम इम्पोर्ट करते थे और अब हमारे पास क्षमता होगी कि अपना बनाएंगे। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब आप इम्पोर्ट करते हैं तो उसके जो सॉफ्टवेयर के कोड होते हैं वो किसी न किसी मुल्क के पास या किसी न किसी संस्था के पास जरूर रह जाते हैं। अब आप जब खुद बनाएंगे तो उसमें नेचुरल बात है कि आपके पास ही रहेंगे। अच्छी नीतियां हैं जो निजी कंपनियों को प्रोत्साहित कर रही हैं रक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए। जब तक निजी कंपनियां काम नहीं करेंगी तब तक हम एक सुपर पावर बन के उभर नहीं सकते, मेरा ऐसा मानना है। कल प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना का भी शिलान्यास किया है। इस औद्योगिक गलियारे को आप कैसे देखते हैं भविष्य के नजरिए से? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय की कंपनी है, मिसाइल बनाती है, एंटी टैंक एम्यूनिशन बनाती है और जितने भी हमारी मिसाइल हैं उनकी केसिंग, उनके फ्यूजेज, उनके एम्यूनिशन जो है अंदर वो भरती है, उनका काम भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाती है, उसका प्लांट झांसी में लगा है। 400 करोड़ का काम है। इससे तकरीबन 150 पक्की नौकरियां और करीबन 500 टेम्पररी जॉब्स क्रिएट करेगी और 400 करोड़ का काम है। 180 एकड़ वर्ग में फैला होगा। इससे ये छोटी चीज मतलब 400 करोड़ मत देखिए और उसके 150 लोग मत देखिए, क्योंकि यहाँ जब लोग रहने आएंगे 150 लोग काम करेंगे, लोकल लोग होंगे, कुछ बाहर से आएंगे, तो उन चीजों का लोकल इकोनॉमी पर अलग से फर्क पड़ता है। उसको हम अभी आंक नहीं सकते, मगर 400 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है झांसी के लिए और बहुत अच्छा काम है। सेना और बल के लिए झांसी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और अच्छी बात है कि वहीं पर लग रही है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का प्लांट है और ये उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में और ऐसे प्लांट लगने की उम्मीद आगे भी है।
एनसीसी के पूर्व छात्रों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने पूर्व छात्र संघ का भी शुभारंभ किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने खुद एनसीसी के पूर्व छात्र के रूप में उनको नॉमिनेट किया गया। एनसीसी को भारतीय रक्षा क्षेत्र से जोड़ने के लिए, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास इतने संख्या में कार्यबल है, इतनी संख्या में सक्षम सैनिक हैं कि हम किसी भी युद्ध का सामना कर सकते हैं। एनसीसी के इंक्लूजन को कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत बड़ी पहल है। ऐसे होता था पहले कि एनसीसी में अगर कोई बच्चा होता है और 11वीं 12वीं के बाद स्कूल पास कर जाता है, उसकी कहीं एडमिशन हो जाती है, पढ़ने निकल जाता है, कोई साइंस कोई मैथ्स पढ़ने निकल जाता है और एनसीसी में सिर्फ उसकी यादें रह जाती थी और जो काम उसने एनसीसी में एक डिसिप्लिन सीखा होता था वो भूल जाता है और आगे अपने जीवन में रोटी कमाने निकल जाता है। अब ये जो नई पहल हुई है जिसमें प्रधानमंत्री साहब ने कल लॉन्च की है, एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन, जिसके पीएम साहब खुद भी कल उसके पहले मेंबर बने, क्योंकि पीएम साहब खुद भी एनसीसी में हुआ करते थे 60 के दशक में जब वो स्कूल में पढ़ा करते थे। और ये जब एसोसिएशन लॉन्च हुई है, इससे ये होगा कि जो लोग एनसीसी से निकल गए हैं, आज कुछ कार्य करने की क्षमता रखते हैं, उनको बुलाया जा सकता है, उनकी मदद की जा सकती है और एक नेटवर्किंग ग्रुप बन जाता है ये कि कौन किसकी क्या मदद कर सकता है। अभी क्या है, कोई केरल में है, कोई श्रीनगर में, कोई जम्मू में, कोई कलकत्ता में, कोई गुवाहाटी में, कोई जयपुर में, अलग अलग कोनों में है। तो एक एलुमनी सेशन से बनने का ये होगा जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड ग्रुप बन जाएगा जो कि लोगों की मदद करने की क्षमता रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है बड़ा। अजय जी, आपसे एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह की घोषणाएं देश के प्रधानमंत्री करते हैं, चाहे पड़ोसी मुल्क चीन हो या फिर दुनिया भर में रक्षा सामग्री का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश रूस हो या अमेरिका जैसा सुपर पावर हो, इन देशों में क्या संदेश जाता है? क्या भारत के प्रति नजरिया बदलता है जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेक इन इंडिया से अब हम मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं? पहले तो आपके श्रोताओं को मैं ये बता दूं कि बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और यूरोप की बड़ी कंपनी एयरबस और यूएस की बड़ी कंपनी बेल हेलीकॉप्टर्स, ये बहुत सारा काम अपना इंडिया से आउटसोर्स कर चुके हैं पिछले 8-10 साल के अंदर। तो ये कंपनियों को ऑलरेडी यहाँ काम कर रहे हैं, तकरीबन $1 से $2 बिलियन का काम कर चुके हैं। $1 बिलियन होता है करीब 7,000 करोड़ रुपए का काम ये लोग कर चुके हैं हर एक कंपनी। ऐसे ही रूसी कंपनियां जो है अब यहाँ ज्वाइंट वेंचर्स लगाने शुरू कर दिए हैं। आपको याद होगा कि रूस ने हमारी मदद 60 के दशक से करनी शुरू करी थी, हमें मिग बनाना सिखाए, उसके बाद सुकोई में मदद करी, उसके बाद कई और चीजों में मदद करी, टैंक में मदद करी। फ्रांस की जो कंपनियां हैं वो भी देख रही हैं इस चीज को कि कैसे काम चलता है। फ्रांस भी कई सारी चीजें यहाँ कर रहा है, स्कॉर्पियन पनडुब्बी बढ़ रही है। और मैं एक और चीज आपके श्रोताओं को बता दूं, प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ये जाहिर बात है कि टोक्यो में, मॉस्को में, वाशिंगटन में, बीजिंग में, इस्लामाबाद पे इस चीज पे नजर रखी जाती है और पैनी नजर रखी जाती है। तो जाहिर बात है हम एक बढ़ती हुई इकॉनमी, बढ़ता हुआ मुल्क और बढ़ती हुई सैन्य शक्ति है। इस सैन्य शक्ति के मुकाबले देखने के लिए जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं या दोस्त हैं, सब लोग हमारी हर गतिविधि पे नजर रखते हैं। मेरा ऐसा एक आम भारतीय नागरिक के नजरिए से इस रक्षा समर्पण पर्व को समझने की कोशिश करें। एक तरफ घोषणाएं हैं जिससे रक्षा क्षेत्र भविष्य में समृद्ध होगा, दूसरी तरफ आज की जो पीढ़ी है या जो पहले की जो 2 दशक पहले एनसीसी से निकले हुए लोग हैं, उनको रक्षा क्षेत्र से जोड़ने की बात हो। एक आम भारतीय नागरिक के लिए रक्षा समर्पण पर्व के क्या मायने हैं आपके हिसाब से? पहली बात देखिए, झांसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बुंदेलखंड का इलाका उत्तर प्रदेश का, जहां पर हम सब लोग जानते हैं, वो कहने की बात नहीं है, थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है और वहां पर एक इंडस्ट्री लगनी पहली बात। दूसरी बात, रानी लक्ष्मीबाई का इलाका है वो। 1857 की जब पहली आजादी की जंग हुई अंग्रेजों के साथ, तो रानी लक्ष्मीबाई का रोल हम सबको मालूम है। दूसरी चीज ये है कि वहां पर जो लोकल लोग हैं उनके लिए प्रदर्शनी लगाएगी बहुत बड़ी। उनको ये लगे कि हम भारत की जो रक्षा नीति है या भारत की रक्षा शक्ति है उसका हम हिस्सा हैं। उन्होंने उसको देखा, जवानों ने देखा, छोटे बच्चों ने देखा, उनको पता लगा क्या चीज है। इसे मैं एक एजुकेशन मानूंगा पहली चीज, दूसरा शो ऑफ स्ट्रेंथ मानूंगा, तीसरा लोगों से लोगों को जोड़ने का जरिया मानूंगा। इन चीजों को मैं 3 तरीकों से देख रहा हूँ। अजय जी, आकाशवाणी के साथ विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे रक्षा समर्पण पर्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ अजय बैनर्जी और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।